हेलो गुड मॉर्निंग। रोज़ की तरह मैं आज फिर से हाजिर हूँ। 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिन में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ 5 मिनट से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज की जो बात है एक्टिंग फॉर कैमरा सेशन 15, उसकी शुरुआत करते हैं हम एक श्लोक से जो हर थिएटर वाला जानता है। जो थिएटर करते हैं वो लोग इस श्लोक को बहुत अच्छे से जानते हैं। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि इस श्लोक में संसार के में एक्टिंग के बारे में जितना भी नॉलेज है वो सब कुछ इस एक श्लोक में है। अगर ये 4 लाइनों को भी अगर आप ठीक से समझ जाएं तो आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं। इन 4 लाइनों को अगर आप ठीक से वो कर लें, अपने अंदर उतार लें, इसका चिंतन मनन और इसको समझ जाएं, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे एक्टर बनने की तरफ अपनी जर्नी को आगे बढ़ा लेंगे और आप ट्रुथफुल अभिनय कर पाएंगे। तो ये श्लोक जो कि बहुत ही फेमस है, नटराज के लिए ये श्लोक कहा गया है और मैं आपको वो सुनाता हूँ। वो श्लोक है आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि त्वम नमः सात्विकम शिवम। इस श्लोक में 4 लाइनों में नटराज का वर्णन है। कैसे है? आंगिकम भुवनम यस्य, मतलब ये जितना पूरा यूनिवर्स है, जो भी मैटर है, वो आप ही के अंग है। अब एज एन एक्टर क्या समझा जाए? एज एन एक्टर ये समझा जाए कि हम अभिनय करते हैं अपने अंग प्रत्यंग से, अपने शरीर से, अपने जेस्चर से। सो आंगिकम भुवनम यस्य मतलब हमारे अंग प्रत्यंग से हम अभिनय करते हैं। ये अंग प्रत्यंग जो है पूरे ब्रह्मांड के, वो उसी के हैं। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम, जितने भी साउंड है, जितनी भी भाषाएं हैं, वो नटराज की भाषाएं हैं। वैसे ही एक अभिनेता अपने अंगों के बाद अपनी भाषा से, अपनी वाचा से अभिनय करता है। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम। तीसरी लाइन है आहार्यम चंद्र तारादि, मतलब नटराज का जो आहार्य है, नटराज का जो कॉस्ट्यूम है, नटराज का जो मेकअप है, वो चंद्र और तारादि है, मतलब चंद्र और तारों से वो सजे हुए हैं। वैसे ही एक एक्टर अपने कॉस्ट्यूम से अपने कैरेक्टर को बनाता है। तो आंगिकम मतलब अपना अंग प्रत्यंग, अपने पोस्चर, अपने जेस्चर से आप कैरेक्टर बनाते हो। वाचिकम मतलब अपनी भाषा से, अपने डायलॉग से अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हो। आहार्यम चंद्र तारादि, नटराज के आहार्य जो है वो चंद्र और तारा आदि है। वैसे ही एक अभिनेता अपने मेकअप और कॉस्ट्यूम से अपना कैरेक्टर बनाता है। तो 75% काम खत्म हो गया। सबसे पहले आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज डिस्कवर कर लिया, अपने जेस्चर्स पोस्चर्स को डिस्कवर कर लिया, तो ये हो गया 25% काम। उसके बाद आपने अपनी वाचा मतलब अपने डायलॉग्स, अपनी स्पीच, अपने वोकल, अपनी स्पीच पैटर्न के ऊपर काम कर लिया। स्पीच पैटर्न हालांकि बनाना नहीं होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आगे भी बताऊंगा, लेकिन आपने अपनी वाचा पे काम कर लिया। बाकी 25% काम हो गया। उसके बाद आपने अपने कॉस्ट्यूम और मेकअप पे से काम कर लिया, 25% और काम हो गया। मतलब आप कैरेक्टर दिखने लगे, कैरेक्टर की तरह बोलने लगे, कैरेक्टर की तरह होने नहीं लगे। अभी तक आपने बॉडी लैंग्वेज वैसा किया है, तो आपने लगभग 75% काम एज एन एक्टर कर लिया है। लेकिन जो आखिरी 25% है, आखिरी जो लाइन है इस श्लोक की, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि त्वम नमः सात्विकम शिवम। लेकिन हम किसको नमन करते हैं? हम उस शिव को नमन करते हैं जो सत्व है, जो सत्य है। और वही 25% काम जो है एक्टर के लिए, सत्य को ढूंढना, ट्रूथ को ढूंढना, वो सबसे बड़ा काम है। 25% काम जो बचा हुआ है, आपने 75% काम अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने अंग प्रत्यंग से कर लिया, 25% काम अपनी वाचा से कर लिया, 25% काम अपने कॉस्ट्यूम और मेकअप से कर लिया। लेकिन लास्ट का 25% है ट्रुथ। और उसी ट्रुथ को ढूंढने की जो जर्नी है उसके ऊपर हम चल रहे हैं। हमने कल जो बात की थी, हमने कहा था कि जैसे आपने अपने कैरेक्टर के लिए, अपने लिए जो कुछ लिखा है, वैसे ही सेम टू सेम आपको, not the same content but in the same format, you need to write about the character that you are portraying, the character that you want to portray or the character that you are imagining। तो आपने जैसे अपने बारे में, एक जिंदा इंसान के बारे में, एक रियल इंसान के बारे में जैसे पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, वैसे ही
आप अपने कैरेक्टर के बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए, और यकीन मानिए ये ऑटोबायोग्राफी लिखना जस्ट इज अ 5% ऑफ द वर्क दैट वी आर डूइंग टू क्रिएट अ कैरेक्टर, राइट। सो मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना शुरू कर दिया है, मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी शेयर करूंगा मेरे कैरेक्टर की आगे जाके। फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप जैसे अपने लिए लिख चुके हैं वैसे ही अपने कैरेक्टर के बारे में लिखिए। उसके अलावा आज के सेशन में मैं क्या क्या बात करने वाला हूं मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं, जैसे मैं आज कंसंट्रेशन, जो एक बहुत बड़ा शब्द बना दिया गया है, उस कंसंट्रेशन को समझने की, और कंसंट्रेशन कैसे लिमिटेड है, उससे आगे कुछ है, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा मैं आपको रीड करने के अपने स्क्रिप्ट को, जैसे मैंने कल एक तरीका बताया था वैसे ही मैं कुछ और तरीके बताऊंगा, जिससे आप अपने स्क्रिप्ट को बेहतर तरीके से विदाउट टेकिंग द एफर्ट्स ऑफ रिमेंबरिंग इट, आप अपनी स्क्रिप्ट को अच्छे से याद कर सके, अच्छे से याद रह जाए, उसके तरीके बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपसे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं इमेजिनेशन के बारे में। मैंने पहले इमेजिनेशन के बारे में एक आपको रेड कार वाला एक छोटा सा एक्सरसाइज करवाया था, उससे काफ़ी लोगों को समझ में आया है। मुझे काफ़ी लोगों को के रिस्पांस मिले हैं कि जब हम रेड कार वाला एक्सरसाइज करते हैं तो उस एक्सरसाइज में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो मैंने बताया था कि आप जो अपना सोर्स है, आप जो अपना आपके जो एक्सपीरियंसेस का स्टोरेज है, उस एक्सपीरियंस के जरिए ही आप इमेजिनेशन करते हैं। लेकिन अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस का जो लिमिटेड दायरा है, जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोरेज है, उस स्टोरेज से आगे बढ़ पाएंगे, तब आप ओरिजिनल इमेजिनेशन जिसे कहते हैं वहां तक पहुंच पाएंगे। तो क्या क्या रोकता है आपको इमेजिन करने के लिए एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर? जब आप किसी कैरेक्टर को प्रिपेयर करते हैं तो आपको क्या रोकता है? आपको रोकता है आपका अपना इमेजिनेशन, आपको रोकता है आपका अपना पास्ट एक्सपीरियंस। क्या होता है कि एज एन एक्टर, जब आप एक्टर बनना चाहते हो या आप जब एक्टर हो, तो उस वक्त आप बहुत सारे एक्टर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप जितने पर्सनालिटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं या जितने पर्सनालिटीज़ के कांटेक्ट में आते हैं, वो सारी पर्सनालिटीज़ आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। वैसे ही एज एन एक्टर जब आप एक्टिंग करते हो, जब आप किसी कैरेक्टर को क्रिएट करते हो या प्रिपेयर करते हो, तो आपने जिन एक्टर्स को ऑब्जर्व किया है, उन सारे एक्टर्स को आपने एब्जॉर्ब किया है, और वो सारे एक्टर्स आपके ज़रिए बाहर निकल के आते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आपकी ओरिजिनलिटी छिप जाती है। इसीलिए जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके बहुत सारे जेरोक्स वर्जन हमको मिलते हैं, उसके बहुत सारे कॉपीज मिलते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग करेंगे, बहुत सारे लोग शाहरुख खान की तरह करेंगे, बहुत सारे लोग इरफान खान की तरह करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने जो अपना स्टाइल बनाया है वो उनका ओरिजिनल है, उनका खुद का डिस्कवर किया हुआ है। पर चूंकि एज एन एक्टर आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आपके जाने अनजाने वो आपके अंदर घुस जाते हैं, और जब आप परफॉर्म करते हैं तो उनकी तरह परफॉर्म करने लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका जो नॉलेज है वही आपका लिमिटेशन है। सो यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम दैट नॉलेज, यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम दैट। एंड हाउ डू यू डू दैट? जैसे मैं फिल्मों के जरिए समझाना चाहता हूं। आप कोई भी फिल्म देखते हैं तो फिल्म्स को आप कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं बहुत आसानी से। क्या होती है फिल्म? फिल्म होती है सीन्स। जब बहुत सारे सीन्स को, पहले बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारे थॉट्स को और बहुत सारी घटनाओं को इकट्ठा करके एक सीन बनता है। सीन्स के बहुत सारे सीक्वेंस बनते हैं। उन बहुत सारे सीक्वेंस को जब हम जोड़ देते हैं तो एक स्टोरी बनती है। उस स्टोरी को जब शूट कर लिया जाता है तो वो फिल्म बन जाती है। सो एवरी फिल्म इज अ स्टोरी। और एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज दिस फिल्म्स आर? सो फर्स्ट, there are films which are, you know, periodic, historical films based on event, जो फैक्चुअल इवेंट्स हुए हैं, जो हुआ है ऑलरेडी, उसको रिक्रिएट करके हिस्टोरिक या पीरियोडिक फिल्म बनाई जाती है। तो जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो चुका है, उसको रिक्रिएट करके एक तरह की कहानियां सुनाई जाती है फिल्मों में। दूसरी कैटेगरी क्या है? कुछ स्टोरीज जो फैक्चुअल है, जैसे ऑटोबायोग्राफिकल फिल्में होती है, जैसे गांधी हो गई, जैसे लिंकन हो गई, जैसे धोनी हो गई। ये सारी फिल्में जो है वो किसी की फैक्चुअल लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी की फैक्चुअल लाइफ से डिराइव की गई है। तो जो हुआ है उस तरह की फिल्में होती है। लेकिन ज़्यादातर फिल्में कुछ और, ये दो कैटेगरीज हो गई, जो एक कुछ हुआ है उसके ऊपर
दूसरी कैटेगरीज हुई फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस के ऊपर, तीसरी कैटेगरीज हो गई जो हो रहा है उसको कैप्चर करना यानी कि डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, और चौथी कैटेगरी हो गई जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट एक्सपेरिमेंटल वैसी फिल्में देखते हैं जिनमें स्टोरीज एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है, लेकिन एक घटना को फॉलो किया जाता है या एक विषय को या एक इमोशन को फॉलो किया जाता है और कुछ एब्स्ट्रैक्ट फिल्में बनती है। जैसे बहुत सारी फ्रेंच फिल्में आपको एब्स्ट्रैक्ट मिल जाएगी, बहुत सारी जापानीज फिल्में आपको एब्स्ट्रैक्ट मिल जाएगी। सो ये सारी फिल्में एक्सपेरिमेंटल और एब्स्ट्रैक्ट होती है जो आपको एक एक्सपीरियंस देती है, एक स्टोरी नहीं सुनाती है, बट इट टेक्स यू थ्रू एन एक्सपीरियंस। सो दिस आर few categories of films, but 80%, I think more than 80%, 90% of the films क्या होती है, एक तो पहली कैटेगरी हो गई जो हुआ है वो, एक हो गई एक्सपेरिमेंटल या एब्स्ट्रैक्ट फिल्में, एक हो गई फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस के ऊपर बनी फिल्में, लेकिन 90% ऑफ द फिल्म वो फिल्म्स होती है जो हो सकता है वाली फिल्म होती है, यानी कि जो लाइफ में हुआ है या हो रहा है वो नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। 90% ऑफ द फिल्म इस कैटेगरी में आती है। जैसे हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में जिसमें एलियंस का अटैक होता है और हीरो बचाता है, तो वो फिल्में वैसी है कि ऐसा हुआ नहीं है पर हो सकता है। जैसे हिंदुस्तानी फिल्में, राज और सिमरन नाम के लड़का और लड़की मिलते हैं, राज और सिमरन असल में नहीं है लेकिन ऐसे लोग मिल सकते हैं। तो ये सारी जो फिल्में हैं वो अपने इमेजिनेशन से पैदा होती है। ये सारी फिल्में हो सकने वाली जो घटनाएं हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, जो मैं बहुत बार अपने वर्कशॉप्स में अपने स्टूडेंट्स के साथ ये बात शेयर करता हूँ कि व्हाट डजंट हैपन इन लाइफ इट हैपन्स इन फिल्म्स। जो जीवन में नहीं हो सकता है वो फिल्मों में होता है, वो हो सकता है, और 90% ऑफ द फिल्म्स आर हो सकता है वाली फिल्म। सो अगर फिल्म में हो सकता है तो आपके कैरेक्टर के साथ भी हो सकता है। हमें हमारा इमेजिनेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं कहता हूँ इमेजिन ऑर्डर। और ये इमेजिन ऑर्डर जो वर्ड है वो मेरा वर्ड नहीं है, ये युवाल नोआ हरारे नाम के एक राइटर है जिन्होंने सेपियंस यानी कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड नाम की एक बहुत सुंदर किताब लिखी है। उस किताब का एक वर्ड है इमेजिन्ड ऑर्डर। अब इमेजिन्ड ऑर्डर क्या है? इमेजिन्ड ऑर्डर ये है कि जब किसी चीज़ को पूरा सोसाइटी, पूरा समाज इंक्लूसिवली एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो एक इमेजिनेटिव बुक है, या रामायण या महाभारत या गीता या कुरान, ये सारी किताबें किसी ने लिखी है, लेकिन उसे जब संसार ने एक्सेप्ट कर लिया, जब समाज ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक ऑर्डर बन गया, वो एक प्रक्रिया बन गई, वो एक प्रोसेस बन गया। तो इसलिए वो इमेजिन्ड ऑर्डर हो गया। लेकिन व्हेन यू आर अ क्रिएटर, व्हेन यू आर क्रिएटिंग समथिंग एज एन एक्टर, व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर कैरेक्टर, यू कांट बी बाउंड बाय imagined order. You can't be bound by your knowledge, you can't be bound by your imagination. You can be bound by your imagination. I mean, you can't recreate, you should be creating actually, you should be imagining actually. आपको अपना जो दायरा है, नॉलेज का दायरा, उसको तोड़ के आगे निकलना पड़ेगा और तब जाके आप कुछ नया इमेजिन कर पाओगे। मैं आपको बार बार इसलिए पुश कर रहा हूं कुछ नया, कुछ ओरिजिनल इमेजिन करने के लिए, क्योंकि जो हुआ है वो करने में कोई आनंद नहीं है। मेरे एक सीनियर दोस्त संतोष शिंदे हमेशा कहते हैं रिपीटेशन इज इरिटेशन, एंड आई कंप्लीटली बिलीव दैट। जैसे हम बाकी एक्टर्स को अपने अंदर डाल के एब्जॉर्ब करके उन्हीं एक्टर्स की तरह एक्टिंग करते हैं तो उसमें कोई आनंद नहीं है, वैसे ही अगर जो क्रिएट हो चुका है उसको रिक्रिएट करेंगे तो उसमें कोई आनंद नहीं है, और उसकी वजह से ये प्रोसेस भी हमारा फेल होता है। So it is very important that you push yourself to imagine something original, and you should push yourself to imagine something original, और वही फन है। और उस फन को लेने का सबसे अच्छा तरीका है मैजिक इफ, यानी कि ये हो सकता है, ये हुआ नहीं है पर हो सकता है। सो आपने जो अपना कैरेक्टर ऑटोबायोग्राफी अगर आपने लिख ली है तो बहुत अच्छा है। अब उसके आगे बढ़िए। जैसा मैंने कल बताया था, आप अपने कैरेक्टर के 5 सेंसेस को डिस्कवर कीजिए, यानी उसको क्या देखना अच्छा लगता है, क्या सुनना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है, क्या टच करना अच्छा लगता है,
क्या उसके सेंसेस किस चीज़ को उसके सेंसेस किन किन चीज़ों को रिएक्ट करते हैं, किन किन चीज़ों को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उन सारी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो आपने ऑटोबायोग्राफी कर ली। ऑटोबायोग्राफी करने की वजह से आपके सामने आपका कैरेक्टर एक जिंदा इंसान के रूप में खड़ा होगा धीरे धीरे। जब आप उस जो कैरेक्टर आपके सामने खड़ा हुआ है, जिसकी एक आकृति आपके सामने बनी है, उसके अंदर जब सेंसेस डालेंगे, आपके नहीं, जो आपके सेंसेस पसंद करते वो नहीं, जो कैरेक्टर की ऑटोबायोग्राफी आप लिखते हुए आए हैं, उस ऑटोबायोग्राफी के जरिए आप इमेजिन कर सकते हैं आपके पास जो स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट पे, उस टेक्स्ट पे बेस्ड आपने एक उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उस कैरेक्टर की। नाउ उस ऑटोबायोग्राफी में उसके सेंसेस को जोड़िए, तो ये इंसान, ये कैरेक्टर धीरे धीरे जिंदा होने लगेगा। राइट? सो सेंसेस के बाद आपको कहाँ जाना है? सेंसेस के बाद आपको जाना है सीक्रेट्स में। जैसे हमारे सीक्रेट्स होते हैं, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें सिर्फ अपने तक छुपा कर रखते हैं, वो अपनी पत्नी को, अपने दोस्त को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने सबसे करीबी को भी नहीं बताते, वैसी बहुत सारे सीक्रेट्स हमारे पास होते हैं। आप मानिए ना मानिए, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं और मैं जानता भी हूं कि बहुत सारे लोगों के ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो उन तक ही लिमिटेड है, जो सिर्फ उनको पता है। वैसे ही बहुत सारे सीक्रेट्स आपके कैरेक्टर के भी होंगे। उन सीक्रेट्स को जांचिए, उन सीक्रेट्स को ढूंढिए, उसके क्या सीक्रेट्स है, तो आप उस कैरेक्टर के और करीब जाने लगेंगे। तो आपने ऑटोबायोग्राफी कर ली, उसके बाद आपने उसके सेंसेस को जिंदा कर दिया, उसके बाद आपने उसके सीक्रेट को पता लगा लिया। सीक्रेट्स को पता लगाने से क्या होगा कि आप अपने कैरेक्टर की जो क्लोजेस्ट पर्सनालिटी है, जैसे हमारी है वैसे ही कैरेक्टर की एक क्लोजेस्ट पर्सनालिटी है, उस क्लोजेस्ट पर्सनालिटी के करीब जा पाएंगे और उस वजह से वो कैरेक्टर ज़्यादा अलाइव, ज़्यादा जिंदा लगने लगेगा। और ये सब अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हम परफॉर्मेंस में नहीं जा रहे हैं। वो मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आप अपनी स्क्रिप्ट पढ़ें तो उसको डिटैच होकर पढ़िए, उसको ये मानकर पढ़िए कि आप वो स्क्रिप्ट नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, लेकिन आप उस स्क्रिप्ट को, उस टेक्स्ट को एज ऑब्जर्वर देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं, ताकि आप उसको 360 डिग्री देख सके, आप उससे डिटैच होकर देख सके। ये सारा हम पहले मटेरियल बना रहे हैं आपके कैरेक्टर का। मटेरियल बनने के बाद उसको हम परफॉर्मेंस में ले जाएंगे, और परफॉर्मेंस में जब ले जाएंगे तब अब तक के सेशंस में जितने भी एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं वो एक्सरसाइज आपके काम आएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रिपरेशन के साथ साथ आप अपने एक्सरसाइजेस को करते रहिए। मैं 1000 बार बोल चुका हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं 3 वर्ड्स: बी रिलैक्स्ड, डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, हैव पेशेंस एंड हैव परसिस्टेंस। ओनली then you can do a justification to a character. Very, very important. If you are not practicing, you are not going to portray what you are thinking. Concepts बहुत easily समझ आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत जल्दी से समझ लेते हैं, अपने अंदर उतार लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को पोर्ट्रे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जितना सोच रहा है उतना आपका मैकेनिज्म उसको फॉलो नहीं कर पाता है। इसलिए आपके मैकेनिज्म के लिए जो जो एक्सरसाइजेज मैंने पिछले 10-12 सेशंस में बताए हैं, वो सारे एक्सरसाइजेज को करते रहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो गो बैक टू माई टाइमलाइन, वॉच दिस वीडियोज एंड प्रिपेयर योर सेल्फ एंड डू दोज एक्सरसाइज। बिकॉज जब तक हम प्रिपेयर कर चुके होंगे अपना जो परफॉर्मेंस का मटेरियल, आपका मैकेनिज्म भी 15-20 दिनों की एक्सरसाइज करके रेडी हो चुका होगा, तब आप जो सोचेंगे उसको पोर्ट्रे कर पाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम मोर टिप्स अबाउट रीडिंग योर बुक, रीडिंग योर टेक्स्ट। सो पहली चीज़ हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मैकेनिज्म को रेडी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, हमारे कैरेक्टर को बिल्ड कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, हमारे टेक्स्ट को हमारे अंदर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, उन वर्ड्स को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कल एक तरीका बताया था कि मैंने कल एक तरीका बताया था कि जितने वर्ड्स हैं आपकी टेक्स्ट में, आप उतने तरह से अपनी टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं।
आज मैं आपको कुछ और तरीके बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कंसंट्रेशन, जिसकी हर एक्टिंग क्लास में चर्चा होती है। हर कोई आपको कहता है कंसंट्रेट 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 करना बहुत ज़रूरी है, कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, कंसंट्रेशन अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। बट आई थिंक कंसंट्रेशन इज लिमिटेड। I always thought that, and today I have received something। जैसे कहते हैं ना कि आप जिस चीज़ को तलाश रहे हो, यूनिवर्स उस चीज़ को आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। तो यूनिवर्स ने मेरे सामने एक ऐसा राइटअप प्रेजेंट कर दिया जिसको मैंने लिख लिया और जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूं, विच टेक्स यू बियॉन्ड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इज लिमिटेड। कॉन्सेंट्रेशन बहुत छोटा दायरा है, उस दायरे के आगे कुछ है, उसके बारे में मैं आपको रीड करके समझा के बताने वाला हूं, सो यू कैन टेक योर सेल्फ बियॉन्ड कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद मैं आपको रीडिंग करने के, अपने स्क्रिप्ट को अपना बनाने के कुछ और आइडियाज बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले लेट्स फोकस ऑन दिस concentration and attention. Now just listen to this. I'll try to explain it in between. Just stay with me and just try to understand. In the cultivation of mind, our emphasis should not be on concentration. In the cultivation of mind, our emphasis should not be on concentration but on attention. Concentration is a process of focusing the mind to narrow down to a point, whereas attention is without frontier. Concentration is a process of focusing the mind to a narrow down to a point. एक point पे narrow down करते हैं हम concentration के जरिए अपने आप को, but attention is without frontier. Attention का कोई limit नहीं है. When you are attentive to something, when you are paying your attention to something, जब आपका attention किसी चीज़ पे लगा हुआ है, किसी विषय पे लगा हुआ है, तो आपका knowledge आपकी boundary नहीं है. In that process, the mind is always by a frontier or boundary. In that process, the mind is always away from a frontier or boundary. जब आप अटेंशन में हैं तो आपका कोई बाउंड्री नहीं है, आपका कोई फ्रंटियर नहीं है. फ्रंटियर मतलब आपकी लिमिट नहीं है. बट when our concern is to understand the totality of the mind, mere concentration becomes hindrance. Same goes for acting, same goes for characterization. जब आप किसी चीज को टोटलिटी में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन जो डिराइव हुआ है आपके नॉलेज के साथ, वो आपका हिंड्रेंस बन जाता है. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इमेजिन करना है तो अपने नॉलेज की, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस की, आपने जो स्टोर कर रखा है उस बाउंड्री को, आपने जो एक्टर्स को एब्जॉर्ब कर रखा है, जो क्रिएटिविटी को एब्जॉर्ब कर रखा है, उसकी बाउंड्री को तोड़िए. जो कॉन्सेप्ट, जो आइडियाज, जो आपके बिलीफ बन चुके हैं, उनकी बाउंड्री को तोड़िए, तब जाके आप नया इमेजिन कर पाएंगे. नाउ attention is limitless without the frontier of knowledge. Knowledge comes through concentration and any extension of knowledge is still within its own frontier. मतलब नॉलेज का जितना भी एक्सटेंशन करेंगे, हम नहीं पहुंच पाए हैं अब यूनिवर्स की एंड तक, हम नहीं समझ पाए हैं पूरी तरह से इस संसार को. नहीं तो कोरोना वायरस हमको इतना परेशान नहीं करता. हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. हम अभी तक अपनी बॉडी को भी कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं. सो आवर नॉलेज इज, यस इट इज हेल्पफुल, बट बीइंग अ क्रिएटर इट इज योर हिंड्रेंस. सो गो बियॉन्ड दैट. So when your concentration is derived from your knowledge and when your knowledge is limited, you are limited. So knowledge comes through concentration and any extension of knowledge is still within its own frontier. जितना भी knowledge होगा उसका एक limitation होगा, because उसके आगे भी बहुत कुछ है. हम सबको agree करना पड़ेगा. हम जो कहते हैं डिस्कवरी कर रहे हैं, हम एक्चुअली डिस्कवरी ही कर रहे हैं. हम कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कवर कर रहे हैं विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट. Right? So it is very important to understand. Knowledge comes through concentration and any extension of knowledge is still within its own frontier. In the state of attention, the mind can and does use knowledge. जब आप attention में होते हो, जब आप attentive होते हो, तब आपका mind can and does use knowledge which of necessity is the result of concentration. जो नेसेसिटी है, कॉन्सेंट्रेशन अटेंशन के एक शुरुआती दौर है, जस्ट द बिगिनिंग, जस्ट द टिप, बट द पार्ट इज नेवर द होल. द कॉन्सेंट्रेशन इज नेवर होल.
क्योंकि वो आपके नॉलेज से डिराइव किया गया है. नॉलेज इज नेवर होल, नॉलेज इज लिमिटेड. सो which of necessity the result of concentration, but the part is never the whole, and adding together the many parts does not make for the perception of the whole. अगर आपका नॉलेज, आपका कंसंट्रेशन लिमिटेड है तो किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी को भी आप कंप्लीटली उसका परसेप्शन कैसे हासिल करेंगे. जैसे आपके सेंसेस के बारे में मैं बताया है कि सेंसेस जो है वो टाइम एंड स्पेस को अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर आप स्वाद को कोई लॉजिक दे सकते हैं, नॉलेज इज विद लॉजिक. आप अपने विजन को कोई लॉजिक दे सकते हैं, बादल जा रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है, बादल जा रहे हैं तो जा रहे हैं, उसका कोई शेप नहीं होता, कोई साइज नहीं होता है. किसी सुगंध को आप लॉजिक नहीं दे सकते हैं. इतना लॉजिक होता है कि उसका कोई सोर्स होता है, बाकी उस सुगंध से पैदा होने वाले इम्पैक्ट का कोई लॉजिक नहीं होता है. सो व्हेन यू ब्रेक दोज बाउंड्रीज ऑफ योर नॉलेज, योर अंडरस्टैंडिंग, योर बिलीफ, you can go beyond, you can understand it more. So if you want to perceive something on whole, you just can't rely on concentration, but with attention it can be achieved. Knowledge, which is the additive process of concentration, does not bring about the understanding of immeasurable. जो immeasurable है, जो अनंत है, जो इनफाइनाइट है, जो बियॉन्ड है, जो आपके नॉलेज के आगे है, उसको कभी भी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे नॉलेज से जो कि आपके कंसंट्रेशन से डिराइव हुआ है, या जो आपका कंसंट्रेशन है वो आपके नॉलेज से डिराइव हुआ है, तो आप उसको टोटलिटी में कभी नहीं समझ पाओगे. द टोटल इज नेवर इन द ब्रैकेट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड माइंड. अगर आप, मुझे लगता है पुलिस सायरन बजाते हुए जा रही है, ज़रा उनको गुजर जाने देते हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं. Always respect the administration around you, and in these times it is very important. So where we were, the total is never in the brackets of concentrated mind. आपके नॉलेज से डिराइव हुआ आपका कंसंट्रेशन है, वो कभी भी टोटल के ब्रैकेट्स में नहीं आता है. टोटल इज बियॉन्ड दैट. So attention is of primary importance. Now listen to this last paragraph very carefully and try to absorb it. It is very important for any actor who wants to be original, who wants to be best, who wants to be the character, becoming the character, who wants to be truthful in front of camera. Listen to this very carefully. So attention is of primary importance, but it does not come through the efforts of concentration. कंसंट्रेशन के एफर्ट से अटेंशन नहीं आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन आपके नॉलेज की बाउंड्री में है. अटेंशन इज अ स्टेट इन विच द माइंड इज एवर लर्निंग. अटेंशन इज अ स्टेट इन विच द माइंड इज एवर लर्निंग without a center around which knowledge gathers as accumulated experience. जैसे मैं कोई प्लास्टिक की चीज़ को देख रहा हूँ, मेरे सामने मान लीजिए प्लास्टिक का टेबल पड़ा हुआ है, उसको मैं देख रहा हूँ, तो मेरा जो नॉलेज है, मैं अगर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ तो जो मेरा नॉलेज है, चलिए छोड़िए प्लास्टिक के टेबल को, एक बहुत कॉन्सेंट्रेशन की एक्सरसाइज करवाई जाती है जिसमें आपके सामने मोमबत्ती रख दी जाती है और उस मोमबत्ती की फ्लेम को आपको एक टक देखते रहना पड़ सकता है. वो एक कंडीशनिंग होती है कॉन्सेंट्रेशन के एक्सरसाइज की, लेकिन वो फेलियर है. वाई? बिकॉज अगर आप उस फ्लेम को लेकर अवेयर है, आप उस फ्लेम के बारे में नॉलेज रखते हैं कि किसी चीज़ को जलाने से वो फ्लेम उठता है और उस फ्लेम को मैं देख रहा हूँ, ये आपका नॉलेज है. ये नॉलेज आपको सिर्फ उस फ्लेम तक ही लिमिटेड करके रख देता है. इसलिए आपको उस फ्लेम के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, उसके नॉलेज से बियॉन्ड जाना पड़ेगा. आपको सिर्फ न्यूट्रली उसके ऊपर अटेंटिव रहना पड़ेगा, तब जाके आप उस फ्लेम के डिफरेंट मीनिंग समझ पाएंगे. इसलिए बहुत ज़रूरी है ये लास्ट पैराग्राफ. अटेंशन इज अ स्टेट इन विच द माइंड इज एवर लर्निंग विदाउट अ सेंटर अराउंड विच नॉलेज गैदर्स एज एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस. हमारे एक्यूमुलेटेड जो एक्सपीरियंसेस है उसी से नॉलेज बनता है, एंड दैट इज वाई इट इज लिमिटेड. अ माइंड that is concentrated upon itself uses knowledge as a means of its own expansion. A mind that is concentrated upon itself uses knowledge as a means of its own expansion. मतलब जो दिमाग आपके नॉलेज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है
वो दिमाग सिर्फ अपने एक्सपांशन के बारे में सोच रहा है, सिर्फ खुद के एक्सपांशन के बारे में सोच रहा है, एंड सच एक्टिविटीज बिकम सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी एंड एंटी सोशल। ऐसी एक्टिविटीज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि अब हम अपने आप को भी पूरी तरह जब नहीं समझ पाए हैं तो हम कैसे अपने आप को इसके ऊपर डिपेंडेंट कर दे, इस नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट कर दे। इसलिए उसमें सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन के बहुत सारी क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा उसका आई एम नॉट एबल टू फाइंड द वर्ड, लेकिन उसका रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो बियॉन्ड लर्निंग इन द ट्रू सेंस। नाउ अंडरस्टैंड दिस, लर्निंग इन द ट्रू सेंस इज पॉसिबल ओनली इन द स्टेट ऑफ अटेंशन। अटेंशन का स्टेट है, आपका ध्यान लगा हुआ है, पर आपके नॉलेज से वो क्राउडेड नहीं है। लर्निंग इन द ट्रू सेंस इज पॉसिबल ओनली इन द स्टेट ऑफ अटेंशन इन विच देर इज नो आउटर और इनर कंपल्शन। आउटर और इनर कंपल्शन कोई नहीं है व्हेन यू आर इन अटेंशन, राइट? No outer or inner compulsion. Right thinking can come about only when the mind is not enslaved by tradition and memory. Right thinking can come about only when the mind is not enslaved by tradition and memory. हमारे tradition और memory का अगर हमारा mind slave नहीं है, अगर हमारा mind हमारे traditions और memory का slave नहीं है, the only right thinking can come by that. It is attention that allows silence to come upon. सिर्फ आपका ध्यान है, आपके नॉलेज से आप क्लाउडेड नहीं हैं, तो ही आपके अंदर एक साइलेंस को आप महसूस करेंगे। इट इज़ अटेंशन दैट अलाउज साइलेंस टू कम अपॉन द माइंड विच इज़ द ओपनिंग ऑफ द डोर टू क्रिएशन। जब आपके अंदर हाय मिलन जुबैर, चुब्बे कहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं जान सकता हूं कि आप चुब्बे क्यों कह रहे हैं मिलन जुबैर? प्लीज़ बताइए ताकि मैं आपको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं उससे आपका कोई वास्ता नहीं है। ये मिलन जुबैर नाम का आदमी मुझे ऑनलाइन ये कह रहा है कि चुब्बे, मुझे लगता है कि ये इसका दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है, या ये बेचारा साइकोलॉजिकली थोड़ा सा परेशान है, इसको हेल्प की ज़रूरत है। आपको मिलन जुबैर, आपको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाके डॉक्टर को बताना चाहिए। किसी को ऐसे मुंह पे चुब्बे नहीं कहते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं थोड़ा वो उठा हुआ इंसान हूँ। मैंने तुझे माफ़ किया, अपना दिल साफ़ किया। मिलन जुबैर, आप मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो आप जो भी बकवास करेंगे मैं उसको सुनने वाला नहीं हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए, बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है। इस आदमी का नाम है मियाँ जुबैर। ओ मुस्लिम है बेचारा, कोई बात नहीं। आपका समय वैसे भी आपके साथ ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं मुस्लिम्स के साथ, और मुझे बुरा लग रहा है। उसी के नीचे एक बहुत अच्छा मुसलमान है अली खान, वो मुझे हे सर कह रहा है। उसने मुझे अभी अभी मैसेज किया है कि आपके सेशंस बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। तो मियाँ जुबैर, आपके ही जात का, आपके ही धर्म का एक आदमी है जो समझ रहा है, आप नहीं समझ रहे हैं, तो आप मुझे माफ़ कीजिए, मेरे पास और भी बहुत काम है। खैर, मैं ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। देने चाहिए लाइक सीरियसली सच्ची पर्सन। मियाँ आपको ये सेशन लाइव कर दें। सर आप समझा रहे हैं अटेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, अटेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट अजुना अरोरा, लेकिन जब किसी का ऐसे अचानक से कमेंट आता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, बट it's okay, I am away from it, my attention is here. So now what I'm saying is, it is attention that allows silence to come upon the mind, which is the opening of the door to creation. मतलब जब आप अटेंशन आपका होगा तो आपका अटेंशन आपके ब्रेन को साइलेंट करेगा, आपके जो नॉलेज है, आपके जो प्री कंसीव्ड नोशंस है, आपके जो इनहिबिशंस है, आपके जो बिलीव्स है, आपके जो आइडियाज़ है, उससे आपका दिमाग अलग चला जाएगा। और आपका दिमाग अलग चला जाएगा तो आपके लिए क्रिएशन के द्वार खुल जाएंगे, आप कुछ नया क्रिएट करने लगेंगे। दैट इज़ वाई अटेंशन इज़ द हाईएस्ट इम्पोर्टेंस। अटेंशन इज़ ऑफ द हाईएस्ट इम्पोर्टेंस। सो लीव द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि और ये जो राइटअप है वो लाइफ अहेड नाम की एक किताब है जे कृष्णमूर्ति की, वहाँ से आया है।
एंड जी कृष्णमूर्ति जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं उनके खूब वीडियो देखता हूँ, उनके खूब राइटिंग्स को पढ़ता हूँ। मैं इसलिए पढ़ता हूँ उनको और इसलिए पसंद करता हूँ कि वो किसी भी आइडिया को कॉन्क्रीट नहीं होने देते, किसी भी आइडिया को टिकने नहीं देते हैं, और ऐसा करने की वजह से किसी चीज़ से अटैच नहीं होने देते, किसी चीज़ को फाइनल नहीं होने देते। आप फ्री हो जाते हो, और एक इमेजिनेटिव, एक क्रिएटिव पर्सन का फ्री होना बहुत ज़रूरी है। नाउ हाउ this is going to the theory or the philosophy of attention, how it is going to help you as an actor for you, जैसे मैं पिछले भी सेशंस में बहुत बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ, it is not about acting but it is all about not acting, it is all about be in front of camera, it is about becoming the character. And when you want to be in front of camera, you want to become the character, you have to be in that time and space, and you can be in that time and space by being attentive, by being having no idea, no preconceived notions, no future journey, no past journey, just be there. And it can happen by being there. And how you can train yourself, how can you practice to be there? By putting your attention on objects around you. इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा. You can be attentive, you can be in that moment by bringing your attention to objects around you. किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मेरे सामने एक टेबल, लकड़ी का टेबल रखा हुआ है, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को देखता हूँ तो द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन नाउ. देर आर सम एटॉमिक मूवमेंट्स आर हैपनिंग इन द ऑब्जेक्ट, बट द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट देयर. And when you put your attention to that object, you are free from everything. And slowly, if you practice it regularly, मैं अपने workshops में मेरे हर student को ये बात समझाता हूँ, if you slowly keep practicing, keep putting your attention on objects around you, just stay with that just put your attention without being clouded by the knowledge and by the concentration. Just have your attention on the objects, and these objects are really going to help you. These objects are going to help you to be in that time and space. So this is how you apply attention as an actor. Now मेरी जो आज की आखिरी चीज़ है, हम 3 काम कर रहे हैं अभी एक साथ. हम पहला काम कर रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी को, अपने पावर ऑफ इमेजिनेशन को बेहतर बनाने का. हम दूसरा काम कर रहे हैं एज एन एक्टर, हमें अपने शरीर को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है. तो उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे ट्यून किया जाए, उसकी कैसे प्रैक्टिस की जाए, वो मैं पिछले 12 सेशंस में उसके एक्सरसाइज बता चुका हूँ. तो वो इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रेन करते रहिए. दूसरी हम चीज़ कर रहे हैं कि हम अपने लिए कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हैं. मैं अपने लिए कैरेक्टर क्रिएट कर रहा हूँ. वो कैरेक्टर है द डिक्टेटर का, फ्रॉम द चार्ली चैपलिन फेमस फिल्म द डिक्टेटर. उनकी एक फेमस स्पीच है, इंटरनेट पे वेरिडली और बहुत ज़्यादा शेयर की हुई स्पीच है, लेकिन मैं उसको बिल्कुल अलग तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश करूँगा. वो मैं करने की कोशिश में हूँ. तो हम पहला काम कर रहे हैं अपने मैकेनिज़्म को रेडी करने का. हम दूसरा काम कर रहे हैं अपने क्रिएटिव प्रोसेस को, अपने इमेजिनेशन को, अपने क्रिएटिव बीइंग को ज़्यादा एक्सपांड करने का. तीसरा काम हम कर रहे हैं कि हम कैरेक्टर को बिल्ड कर रहे हैं. तो पहले हम ऑटोबायोग्राफी लिख चुके हैं, उसके बाद मैंने आपको कहा कि आप अपने कैरेक्टर के सेंसेस को ढूंढिए, और आज मैंने कहा कि आप अपने कैरेक्टर के सीक्रेट्स को ढूंढिए. ये काम हो रहा है. और तीसरा जो कि काम हो रहा है वो ये काम हो रहा है कि हम जो आपने टेक्स्ट चुना है, जैसे मैंने ये द डिक्टेटर का टेक्स्ट चुना है, वैसे आपने जो टेक्स्ट चुना है उस टेक्स्ट को एब्जॉर्ब कीजिए, उस टेक्स्ट को अपने अंदर कीजिए. दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सिर्फ मैं लाइव वीडियो करके आपको नहीं समझा पाऊँगा. मुझे कुछ चीज़ें प्री शूट करनी पड़ेगी और उसके द्वारा मैं आपको समझा पाऊँगा. इसलिए बहुत जल्दी ये सेशंस मैं ट्रांसफ़र करने वाला हूँ यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे जिसका नाम है रोल एक्सप्लोर स्टूडियोज़, जिसके ऊपर कल हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर किया है. प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़
try and be ready for these sessions to go on YouTube. These sessions will be available on our Role Explore Studio. All our former sessions, जितने भी अभी तक 15 सेशंस हो गए हैं, वो सारे सेशंस भी YouTube चैनल जो कि जिसका नाम है रोल एक्सप्लोर स्टूडियोज, उसके ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। खैर, अब आज की सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी चीज़, और वो है एक स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ना, कैसे विदाउट एफर्ट्स उसको याद करना। तो कल मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जितने भी वर्ड्स है उन वर्ड्स के ऊपर अगर आप स्ट्रेस करते जाएंगे तो आप उतने तरीके से स्क्रिप्ट पढ़ते जाएंगे। गुड नून राज पृष्टि सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरी डे एंड बीइंग विद मी। अली खान, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। आगे बढ़ते हैं। और कल मैंने जैसे बताया था कि हर वर्ड के ऊपर आप अगर टोन अपना हर वर्ड के ऊपर आप अगर एम्फसाइज करके उसको उतनी बार पढ़ेंगे तो उतनी बार उस स्क्रिप्ट को आप पढ़ेंगे, आपको विदाउट पुटिंग एन एनी एफर्ट आपको वो स्क्रिप्ट याद हो जाएगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट काम ये होगा कि पर्टिकुलर लाइन का पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेट मीनिंग ऑफ दैट लाइन, दैट यू विल अंडरस्टैंड। नाउ एक और तरीका है स्पीच को पढ़ने का, और वो तरीका क्या है, एक बार तो आपने सारे शब्दों के ऊपर एक एक शब्द के ऊपर एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपने स्ट्रेस देकर पढ़ लिया। अब हम अप्लाई करते हैं स्पीड। हम इस स्पीच को अलग अलग स्पीड में पढ़ेंगे। जैसे एक पैराग्राफ पढ़ के मैं बता देता हूँ, बहुत धीरे से मैं शुरू करूँगा। माफ़ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। ना तो मैं किसी पर हुकूमत करना चाहता हूँ, ना तो किसी को फतेह। मैं सबों की मदद करना चाहूँगा गर मुमकिन हो तो। ये लाइन है, स्पीड में पढ़ा। अब मैं स्पीड बढ़ाऊँगा। माफ़ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम है भी नहीं। ना तो मैं किसी पर हुकूमत करना चाहता हूँ, ना तो किसी को फतेह। मैं सबों की मदद करना चाहूँगा अगर मुमकिन हो तो। माफ़ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। ना तो मैं किसी पर हुकूमत करना चाहता हूँ, ना तो किसी को फतेह। मैं सबों की मदद करना चाहूँगा अगर मुमकिन हो तो। माफ़ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम भी नहीं है। ना तो मैं किसी पर हुकूमत करना चाहता हूँ, ना तो किसी को फतेह। मैं सबों की मदद करना चाहूँगा अगर मुमकिन हो तो। माफ़ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम भी नहीं है। ना तो मैं किसी पर हुकूमत करना चाहता हूँ, ना तो किसी को फतेह। मैं सबों की मदद करना चाहूँगा अगर मुमकिन हो तो। माफ़ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। ना तो मैं किसी पर हुकूमत करना चाहता हूँ, ना तो किसी को फतेह। मैं सबों की मदद करना चाहूँगा अगर मुमकिन हो तो ये एक तरीका हो गया जिससे आप स्क्रिप्ट को। हाय नीलू डोगरा, नीलू डोगरा इज माई सीनियर एंड शी इज वॉचिंग। नीलू, इफ देर इज एनी सजेशन by which I can improve my videos, please let me know, by which I can learn. Thank you so much senior for watching this session. तो एक तरीका हो गया, सारे वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस देकर आपने पढ़ लिया तो आपकी स्क्रिप्ट आपको याद हो गई। उसके बाद आपने स्पीड में पढ़ते गए, आप अलग अलग स्पीड में पढ़ गए। इसको आप एक और तरीके से पढ़ सकते हैं, टू हैव द फन। कैसे? आप इसको गाइए। माफ़ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम भी नहीं है। ना तो मैं किसी पर हुकूमत करना चाहता हूँ, ना तो किसी को फतेह। मैं सबों की मदद करना चाहूँगा अगर मुमकिन हो तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका कोई स्पीच पैटर्न नहीं बनेगा। विदाउट स्पीच पैटर्न बने, आपको अपने स्क्रिप्ट आप एब्जॉर्ब करते जाएंगे, और जब पूरी तरह से आपकी स्क्रिप्ट आपके अंदर एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी, उसके बाद जब आप परफॉर्म करोगे तो आप उस समय में यू वुड बी विथ द टाइम एंड स्पेस, यू वुड बी प्रेजेंट देयर, यू वुड नॉट एक्ट but be the character, become the character, and you would portray it like that. So अपने आप को वर्ड्स याद करने के एफर्ट से बचाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एब्जॉर्ब द स्क्रिप्ट. You don't have to put any efforts to remember the words, and that's how you can do a truthful acting. थैंक यू सो मच. और अभी अभी एक जैन मियाँ नाम के बंदे ने, जुबैन मियाँ जुबैन समथिंग तो नाम था, उस बंदे ने कुछ बदतमीज़ी की, थोड़ी देर के लिए मेरा कंसंट्रेशन भी चला गया. उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को इग्नोर कर दूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा. बाकी जो लोग मेरे साथ इस जर्नी में चल रहे हैं, चलते रहिए.
अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे ज़रूर पूछिए। आप पूछते हैं तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, थोड़ा सा उस बात को खंगालता हूँ, मैं भी कुछ नया सीखता हूँ। एंड आई अगेन वॉन्ट टू it's okay, that was only an exceptional case, else their sessions are going great. Thank you so much, Prabhakar, thank you so much for appreciating, and thank you everyone. और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि आई एम नॉट अ गुरु, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम जस्ट शेयरिंग वॉट एवर आई हैव लर्नड in this 15 years, 18 years of my experience in theater, television, and now in films. And I can go wrong, and I am very humble about it because the mistakes makes me learn even more. मैंने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, मैंने लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट्स भी देख लिए हैं, और मुझे एक ही बात समझ में आई है कि शेयरिंग इज केयरिंग. इट कुड बी नॉलेज, इट कुड बी मटीरियल, इट कुड बी टाइम, इट कुड बी एनीथिंग. एंड दैट इज़ वाई when we are not doing anything, when we are imposed with a lockdown, it is better that I share this. And thank you so much all of you for coming. and मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं अपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सारे सीनियर्स का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे पर्सनल मैसेजेस करके, पर्सनल कॉल करके बार बार मुझे जताते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ. मैं मेरे सारे बैचमेट्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरा उत्साह बढ़ाते रहते हैं. मैं अपने सारे जूनियर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे कहते हैं कि आपके सेशन से फ़ायदा हो रहा है, जो मुझसे सजेशंस मांगते हैं. एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग देयर, एंड वी विल हैव अ ग्रेट जर्नी. एंड those who are following me will actually going to understand that it is not about acting, it's about being, it's about becoming the character in front of camera. क्योंकि कैमरा बहुत ही ख़तरनाक एक्सरे मशीन है जो आपके सोल को, आपके इमोशंस को, आपके थॉट प्रोसेस को, सबको कैप्चर करता है, और उन सारी चीज़ों को हम ट्रुथफुल बना के रहेंगे. थैंक यू सो मच. See you tomorrow again at 11:45. जैसे सॉरी मुझे कॉल आ गया था, शायद उनको पता नहीं है कि मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया था. बट टुमारो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सबटेक्स्ट. सबटेक्स्ट क्या चीज़ है और कैसे वो आपके परफॉर्मेंस में आता है. परफॉर्मेंस में आने की बात बाद में है. उसके अलावा जो कैरेक्टर हम बिल्ड कर रहे हैं उसकी आगे का क्या एलिमेंट है. जैसे हमने ऑटोबायोग्राफी लिख ली है, हमने सेंसेस को देख लिया है, सेंसेस को हमने पता लगा लिया है. आई होप कि आपने पता लगा लिया है. वैसे ही आप सीक्रेट्स को आज पता लगाएंगे. उसके बाद उस जर्नी में क्या एलिमेंट्स ऐड करने हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग की जर्नी में, वो भी कल डिस्कस करूँगा. सबटेक्स्ट के बारे में बात करूँगा और स्क्रिप्ट को पढ़ने के, एब्जॉर्ब करने के और तरीके भी बताऊँगा. टिल देन सी यू, स्टे होम, स्टे सेफ. और इस वक्त संसार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रेम की, तो प्रेम दीजिए. जैन, वॉट एवर, मियाँ, ज़ुबैर, जो भी आपका नाम था, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपको माफ़ करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ. कल फिर मिलेंगे शार्प 11:45. Prabhakar, I will try to be at sharp 11:45. I will be here, and if I don't come, just wait 2-3 minutes क्योंकि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है. Thank you so much. God bless you all.